Hello students, in this video we will continue further with structure of atom. Okay, the previous video we had ended with isobars and isotopes. So हम लोगों ने कहा था कि isotopes क्या होता है? Isotopes are basically atoms which have got same atomic number but different atomic mass number. एंड ये एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सी इनमें आइसोटोप्स में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम होता है, फर्क जो पड़ता है वो बस न्यूट्रॉन्स में पड़ता है, राइट. सो इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसको ट्रिटियम कहा जाता है. तीनों का अगर जो आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, दिस हैज नॉट चेंज्ड. ओके, सो तीनों का एटॉमिक नंबर इज 1 बट तीनों का एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट. एंड ये मास नंबर डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि तीनों में अगर जो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन ऑल थ्री केसेस. हाउ डू यू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने बताया आपको A माइनस Z किया जाता है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 1 माइनस 1 दैट इज 0. यहाँ पे इट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2. So you can see that number of neutrons are different but number of electrons and number of protons are same in all the three isotopes. Now if isotopes have same number of electrons, इनकी जो chemical properties होती है, chemical properties भी same होती है. So therefore chemical properties are also same. क्योंकि chemical properties जो होती है ना, ये chemical properties depend upon number of electrons. So chemical properties are same because number of electrons are same. ठीक है, I hope you will remember this and you have understood this. So isotopes के अंदर इनका atomic number same होता है, so number of electrons and protons are same. Now because number of electrons are same, chemical properties are same for isotopes. इनकी physical properties में कुछ difference आता है. physical properties मतलब melting point हो गया, boiling point हो गया, refractive index हो गया, इनको हम लोग कहते हैं physical properties. chemical properties वो होता है कि जहां पे एलिमेंट्स जो chemical reactions कैरी आउट करते हैं, तो chemical reactions में कोई difference नहीं होता. ओके, now when we talk of isobars, हम लोग जब isobars की बात करते हैं, now isobars they have same atomic mass number but different atomic number. अब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हुआ तो आपके जो एटम्स है वो भी डिफरेंट होंगे. सो देयरफॉर आइसोबार्स बिलोंग टू डिफरेंट elements. So you have, if I have to give you an example, that is argon 4018, calcium 4020. So if you compare the atomic numbers of both elements, atomic numbers are different 18 and 20. तो इसलिए दोनों एलिमेंट्स भी अलग है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है. ओके, यहाँ पे देखो आइसोटोप्स में क्या होता था कि एटॉमिक नंबर जो होता था, दैट एटॉमिक नंबर वाज सेम. तो एलिमेंट्स भी आपके सेम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट बिकॉज योर एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, योर एलिमेंट्स आर डिफरेंट एज वेल. ओके, दोनों के एटॉमिक मास नंबर सेम है. ओके, नाउ इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो अलग होंगे ही होंगे. जैसे इफ आई हैव टू जस्ट राइट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, so this will have 18 electrons, this will have 20 electrons. Protons, it will have 18 protons, it will have 20 protons. अच्छा, न्यूट्रॉन्स क्या होता है? A minus Z होता है. Now when I say neutrons is A minus Z, A दोनों में सेम है बट Z डिफरेंट है ना. Z डिफरेंट है तो A minus Z भी डिफरेंट होगा. So therefore I can say number of neutrons are also different. ठीक है. now यहाँ पे number of neutrons आप कैसे निकालोगे? A minus Z, so 40 minus 18 that is 22 and over here it is 20. So number of neutrons are also different in two cases. Okay.
सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. सो देन फिर आइसोबार्स हम लोग पढ़ते क्यों है? सी आइसोबार्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज किसी भी एटम का जो मास होता है, हर एक एटम के अंदर तीन चीजें होती है ना. सो बेसिकली द मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू mass of protons, total mass of protons plus total mass of neutrons plus total mass of electrons. बट हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है दैट इज नेग्लिजिबली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 U होता है. तो आप इसको हटा दो तो मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच इज नथिंग बट बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 U. तो बेसिकली आपका एटॉमिक मास नंबर जो होता है, ये एटॉमिक मास नंबर क्या कहता है हमें? एटॉमिक मास नंबर टेल्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, तो मास ऑफ एन एटम वुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A, एटॉमिक मास यूनिट. ओके, सो आप केजीज में कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि केजी वुड बी अ वेरी बिग यूनिट. एटम्स तो बहुत ही छोटे होता है ना, तो यू नीड अ स्मॉलर यूनिट. सो द स्मॉलर यूनिट इज U. So you can see that mass of an atom depends upon its atomic mass number. Mass of an atom depends upon atomic mass number. अब अगर जो दो एटम्स के लिए एटॉमिक मास नंबर सेम है तो इन दो एटम्स का मास सेम होगा. अब दो एटम्स का अगर जो मास सेम होता है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो मास डिपेंडेंट होती है, तो फिर आप उन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ कुछ गेस वर्क कर सकते हो. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आइसोबार्स. Then there are something called as isotones. Before we move on to isotones, tell me, will isobars have same chemical properties? Obviously no, chemical properties depend upon number of electrons. Number of electrons are different, so chemical properties will be different. Okay. अच्छा, so यहाँ पे physical and chemical properties सब अलग होंगी. Okay. अच्छा, बस वही प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट होती है, बस द प्रॉपर्टीज विच आर ओनली डिपेंडेंट ऑन मास, अच्छा उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, बट अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो अलग होंगी. आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन्स आर द एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको कहा जाता है आइसोटोन्स. ओके, फाइन. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. ये तो सारी बेसिक चीजें थी. वी विल प्रोसीड फर्दर नाउ. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ना रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, बट हमने ये कहा था कि रुदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स है, जो ड्रॉबैक्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़े थे. ओके, सो drawbacks of Rutherford model. Okay. Now let's try to understand the drawbacks of Rutherford model. So सबसे पहला ड्रॉबैक जो था वो ये था कि रुदरफोर्ड ने हमें क्या कहा था कि जो एटम होता है वो एटम सोलर सिस्टम की तरह होता है. यू हैव न्यूक्लियस एट द सेंटर and you have electrons which are revolving around the nucleus, okay, in a circular orbit. Now मान लो आपकी electrons की speed constant भी है. Let's assume that this electron is moving with constant speed. Constant speed. Okay. But because it is moving in a circular path, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है. ओके, तो इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ना. जैसे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो इट इज, इसका डायरेक्शन ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ऐसा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो डायरेक्शन ऐसा. सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टैंजेंशियल होती है. सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर.
It depends on both things, speed and direction. हाँ, हमारे केस में स्पीड कांस्टेंट है, चलो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ना, दिस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. अब अगर जो आपका डायरेक्शन भी चेंज होता है तो हम लोग कहते हैं ना वेक्टर चेंज हो रहा है, सो इट मीन्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. अब वेलोसिटी अगर जो चेंज हो रही है तो हमेशा वेलोसिटी चेंज किसके वजह से होती है, आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी? एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल, फोर्स और एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी. So I can say that if velocity is changing, it means the motion is accelerated. सर्क्युलर मोशन जो होता है, ये जैसे सर्क्युलर मोशन है, सर्क्युलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड. ओके, अब मैक्सवेल ने ये कहा था, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज मैक्सवेल. सी इस दौरान ना बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हो चुके हैं, मतलब मैक्सवेल हो गया है, मैक्स प्लैंक हो गया है, उसके बाद नील्स बोर इस टाइम पे थे, आइंस्टाइन का भी यही टाइम था, प्रोफेसर कैडविक. सो ये वाला जो टाइम था ना, ये ओवरऑल एटॉमिक फिजिक्स के लिए बहुत ही सही टाइम था. ओके, तो यहां पे मैक्सवेल ने ये कहा था कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, then it emits radiation. Radiation is nothing but energy, form of energy. It emits energy. Okay, ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था. So when the charge is accelerated, it emits radiations. So then, अगर जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दैट इज एक्सेलरेटेड, एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ चार्ज, राइट. इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, इट इज ऑल्सो अ चार्ज. सो यहाँ पे चार्ज है, इसका मोशन भी एक्सेलरेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थियोरी इट शुड एमिट रेडिएशंस. तो दिस इलेक्ट्रॉन आइडियली इट शुड एमिट रेडिएशंस. अब मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, और अगर जो उसकी एनर्जी वो एमिट करता है, तो व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड? उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस होती जाएगी. अब स्पीड रिड्यूस होती जाएगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगाता जाएगा, एंड जैसे ही इसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी ना, इट कैन बी प्रूव दैट ये सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से मूव करता जाएगा, and eventually it will fall into the nucleus. Now if it falls into the nucleus, तो एक तो ये टाइम टेकन वुड बी 10⁻⁻8 सेकेंड्स. ये कैलकुलेट भी किया गया था कि अगर जो ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड्स के अंदर न्यूक्लियस में गिर जाता, एंड फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं होते ना, फिर तो ऐसा होता कि आपका न्यूक्लियस है विच हैज अ पॉजिटिव क्लाउड, एंड इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो गिर के इसके अंदर आ चुके हैं, दे आर एम्बेडेड एट डिफरेंट पोजीशंस. ये कैसा मॉडल हो गया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा आपने कौन से मॉडल में पढ़ा है कि पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, एक रीजन है, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं. ऑब्वियसली ये सर जे थॉमसन मॉडल था ना, ये बस इसका छोटा वर्जन है क्योंकि न्यूक्लियस साइज में बहुत छोटा होता है. सो दिस बिकम्स योर मिनिएचर version of Sir J. Thomson's model. Now the problem with this is actual में हमें पता ही है ऐसा होता ही नहीं है. एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ही होता है एंड ये इस तरह से ही रिवॉल्व करता रहता है. सॉरी हाँ, न्यूक्लियस के बाहर ही होता है एंड वो इस तरह से ही रिवॉल्व करता रहता है, या रिवॉल्व भी नहीं बट न्यूक्लियस के बाहर होता है, अंदर नहीं होता. सो देन ये जो प्रॉब्लम है कि मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में इट शुड एमिट एनर्जी एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम शुड बी अनस्टेबल. दिस विल लीड टू अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम. ओके, एंड इस अनस्टेबिलिटी के वजह से क्या होगा
कि एटम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, एटम्स जो होते हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, तो विच मीन्स Rutherford model could not explain the stability of an atom. According to Rutherford model, atom should have been unstable. Okay, so this was the first drawback. पहला ड्रॉबैक ये था, stability could not be explained. Okay, stability could not be explained. अब जाते हैं सेकेंड ड्रॉबैक पे. दिस वॉज योर फर्स्ट ड्रॉबैक. ओके, सेकेंड ड्रॉबैक पे जाता है. सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि रुदरफोर्ड ने हमें ये बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर होगा. मतलब ही सेड कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ एनी रेडियस, विच मीन्स अगर जो ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है. सो ही डिड नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. वो डिस्टेंस के बारे में उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया. अब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, तो बेसिकली इसके वजह से क्या होगा पता है. मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे मूव कर रहा है. अब इलेक्ट्रॉन अगर जो न्यूक्लियस के थोड़ा सा भी पास में आता है तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी. यूजुअली क्या होता है पता है, जैसे ही दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, इस पे देखो नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास में आता है, क्या होता है पता है कि सिस्टम की जो एनर्जी है ना वो रिड्यूस हो जाती है. सो व्हेन अपोजिट चार्जेस come close to each other, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ेंगे. अभी बस ये याद रखो कि व्हेन अपोजिट चार्जेस कम क्लोज टू ईच अदर देन एनर्जी reduces. ओके, अच्छा, इसके लिए द रीजन इज कि द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एनर्जी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट into Q1 into Q2 divided by R. Okay. Now ये जो आपका Q1 है, this is the charge on the electron, ये एक नेगेटिव नंबर है. Q2 is charge on the nucleus, ये एक पॉजिटिव नंबर है. तो आपका ओवरऑल U जो होगा that will be नेगेटिव. अब आप ये सोचो, सो मान लो कि जो भी एक वैल्यू है, ओके, सो अब अगर जो आप इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस अगर जो रेड्यूस कर रहे हो आप, डिनोमिनेटर रेड्यूस कर रहे हो, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड, व्हाट वुड हैपन, ओवरऑल दिस नंबर वुड इंक्रीज. ओवरऑल दिस नंबर वुड इंक्रीज मतलब ये जो ओवरऑल आपकी नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लो इनिशियली योर एनर्जी इज इक्वल टू -20 जूल्स. ओके, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आता है, आपका R रेड्यूस होगा, R रेड्यूस होगा तो ये नंबर जो है वो और इंक्रीज होता जाएगा. सो फाइनली क्या होगा कि दिस विल बिकम -25 जूल्स. अब -20 एंड -25 में वैसे देखने जाओ तो एब्सोल्यूट टर्म्स में दिस इज अ स्मॉलर नंबर ना. आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो दिस इज अ स्मॉलर नंबर. सो आई कैन से दैट कि जैसे ही ये डिस्टेंस रेड्यूस होता है योर एनर्जी बिकम्स स्मॉलर. ओके, सो वन थिंग वी कैन कंक्लूड इज जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस. सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस, इसका मतलब अगर जो इनिशियल एनर्जी -20 है, फाइनल एनर्जी -25 है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है आपका दैट इज 5, ये एमिट होना चाहिए ना, रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी रिड्यूस हो रही है. तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ही पास में आएगा तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन और पास में आएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पास में आएगा तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. ओके, नाउ ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, नाउ रेडिएशंस आर नथिंग बट वेव्स. ओके, ये रेडिएशंस जो होते हैं दीज आर नथिंग बट वेव्स. ओके,
एंड हर एक वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है, आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वेवलेंथ होती है हर एक वेव की। ओके, सो बेसिकली कौन सी वेवलेंथ, ये जो रेडिएशंस एमिट होंगी इनकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस। ओके, सो लेट्स सो फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, ये मान लो वेव है ना, इस वेव को हम लोग वेव को ही रेडिएशन कहते हैं। ओके, ना हर एक रेडिएशन की अपनी एक एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ, एंड ये जो फॉर्मूला होता है दिस इज एच सी बाय लैम्डा, जहां पे एच को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 joules into seconds. Okay, it's a very small number. C is speed of light. Speed of light is 3 into 10⁸ meters per second, and lambda is the wavelength in meters. Okay, so this is the energy of electromagnetic radiation. अगर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी विजिबल लाइट हुई, जो लाइट मतलब जो 7 कलर्स है जो आपको दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो उस लाइट के लिए हम लोग कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फोटॉन। सो कई बार हम लोग कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। नाउ हम लोग यहां पे थे। ओके, सो यू कैन सी दैट अभी हम लोगों ने ये लिखा हुआ है ना कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो ये जो वेवलेंथ है जो यहां से रिलीज होगी, दिस वेवलेंथ विल डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिलीज्ड। करेक्ट, सो आई कैन राइट वेवलेंथ जो है वो एनर्जी रिलीज पे डिपेंड करेगी, एंड ये जो एनर्जी रिलीज है वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी विल डिपेंड अपॉन कि इलेक्ट्रॉन कितना पास में आ रहा है। करेक्ट, बट रुदरफोर्ड ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है। अगर जो किसी भी डिस्टेंस पे अगर जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे 1 नैनोमीटर भी मूव कर सकता है, 0.1 नैनोमीटर भी मूव कर सकता है। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन यहां पे ही आएगा, यहां पे ही आएगा, यहां पे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। सो व्हाट इट मीन्स इज इलेक्ट्रॉन can move to any position, which means electron can emit any amount of energy. ऐसा जो एनर्जी एमिट करेगा वो फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन एमिट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ इट कैन एमिट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कैन ऑल्सो एमिट एनी अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होगी। सो आई कैन से दैट कि इस केस में अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है, तो किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सकता है, तो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स कैन बी एमिटेड। सो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, टू द रुदरफोर्ड मॉडल, all wavelengths can be emitted। तो ये सारे वेवलेंथ्स या सारे वेव्स का जब आप स्टडी करते हो, मान लो ये एक स्क्रीन है जहां पे ये सारे वेव्स गिर रहे हैं, एंड आप हर एक वेव की अगर जो वेवलेंथ मेजर करते हो, तो बिकॉज ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स कैन बी एमिटेड, आपको यहां पे सारी पॉसिबल वेवलेंथ्स मिल सकती है। ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैं आपको ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आएगा। इमेजिन करो कि आप प्लेटफॉर्म पे से ऊपर ब्रिज पे चढ़ रहे हो। अब दो टाइप के ये होता है ना, क्या कहते हैं, लैडर्स। एक तो वो होता है
स्लोप वाले होता है, एंड दूसरे ऐसे होते हैं स्टेप्स वाले होते हैं। अब दोनों से ही आप ऊपर चढ़ोगे। सो दिस इज बेसिकली ग्राउंड लेवल एंड this is top level. Okay, now let's say this is 1 meter, this is 2 meter, this is 3 meter, this is 4 meter, this is 5 meter, this is 6 meter. अब अगर जो मैं आपको पूछूं कि when you are walking through this staircase आप कौन कौन से हाइट्स पे स्टेबली खड़े रह सकते हो, तो आप खड़े कहाँ पे रह सकते हो? आप खड़े तो यहाँ पे रह सकते हो ना, यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अब मैं आपको कहूँ कि 1.5 मीटर पे स्टेबल रहो, तो 1.5 मीटर तो ये यहाँ पे आएगा ना कहीं पे। या आप सुपरमैन तो हो नहीं या शक्तिमान तो हो नहीं कि हवा में आप खड़े रहोगे, राइट? आपको खड़े रहने के लिए कुछ तो एक स्टेबल बेस चाहिए। तो इन दिस केस आई कैन से दैट ओनली पॉसिबल हाइट्स जहां पे आप खड़े रह सकते हो, दोज आर 1, 2, 3, 4, 5। सारे पॉसिबल हाइट्स पे आप खड़े ही नहीं रह सकते। यू कैन नॉट स्टैंड एट ऑल पॉसिबल हाइट्स। समझ में आया आपको? सो देयर आर फिक्स्ड वैल्यूज विच कैन बी अटेन्ड, बट वही आप जब स्लोप पे से जा रहे हो तो आप कंटिन्यूसली यहां से जाते हो ना ऊपर। ऐसा तो है नहीं ना कि हॉप कर करके ऐसे जाते हो, ऐसा नहीं है ना। आप धीरे 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 सारे पॉइंट्स पे से वॉक करके जाते हो। तो अगर जो आपको 1.5 मीटर पे भी खड़ा रहना है तो आप 1.5 मीटर पे भी खड़े रह सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में यू कैन बी स्टेबल एट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे आप खड़े रह सकते हो। ओके, तो दिस टाइप ऑफ अ स्पेक्ट्रम बिकम्स योर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। एंड जब बस कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल होती है, ऐसे केस को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। डिस्क्रीट ये वर्ड यूज करता है ना। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये ऐसे कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर। मान लो दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज वेयर द इलेक्ट्रॉन इज, लेट्स से इनिशियली। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आ सकता है, तो जो एनर्जी एमिट होगी वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर पॉसिबल, ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। तो जो आपका स्पेक्ट्रम होना चाहिए इस केस में वो ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। बट एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो इट वाज फाउंड दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम was obtained. Now when I say discrete atomic spectrum was obtained, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज पे ही स्टेबल रह सकता है। इट कैन नॉट रिमेन एनीवेयर। ओके, उसकी इच्छा हुई वहां पे वो नहीं खड़ा रह सकता है, वहां पे नहीं घूम सकता। इट कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स ऑफ ओनली स्पेसिफिक रेडियाई। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी उसकी इच्छा हुई वहां पे वो नहीं घूम सकता, ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स है। ओके, एंड वो इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे आना हो तो ये ऐसे बीच में नहीं रह सकता। ये वाला जो रीजन है, अच्छा, ये इसको हम लोग लेट्स कॉल इट एज फॉरबिडन रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे आ ही नहीं सकता। दिस रीजन इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाई इन दिस रीजन। सो इलेक्ट्रॉन यहां से बस यहां पे ही आ सकता है, यहां से वो बस यहां पे ही आ सकता है, बीच में नहीं लाई कर सकता। जैसे ये आदमी यहां से यहां पे ही जा सकता है ना, यहां से यहां पे ही जा सकता है, बीच में लाई नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, बट अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड ही सेड दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस। सो वो उनका दूसरा ड्रॉबैक था। तो पहला ड्रॉबैक ये था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एंड द सेकेंड ड्रॉबैक वाज अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस। Continuous spectrum was predicted,
बट एक्चुअल स्पेक्ट्रम जो होता है, ये एक्चुअल स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज डिस्क्रीट, योर एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, सो रुदरफोर्ड के मॉडल के दो इश्यूज थे। अब ना आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो स्पेक्ट्रम है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट कर देते हैं वैसे। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these are non-mechanical, मतलब they do not need medium to travel, medium के बिना भी ये travel कर सकते हैं, they can also travel in vacuum. Now electromagnetic waves are a combination of two fields, electric field and magnetic field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, सो यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स फॉर देयर प्रोडक्शन। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा जनरेट कहां से होते हैं, यूजुअली ये हमेशा जनरेट वहीं से होता है कि व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल loses energy, it is usually in the form of electromagnetic waves. जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी लूज करता है तो वो जो एनर्जी लूज करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर्स होते हैं। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस, ओके, this is x axis, this is y axis, this is z axis. So मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शायद अलोंग x axis ऐसे, ये वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लेट्स से इट इज वाइब्रेटिंग अलोंग x axis, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। सो मे बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल oscillate along, let's say z axis. So this is your magnetic field, this is your electric field. तो लाइट का जो मूव करने का डायरेक्शन है या ये जो वेव का मूव करने का डायरेक्शन होता है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, तो आपकी जो वेव है वेव विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें आगे अब हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन।